नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त मैं और मेरे सहयोगी दोनों उस इलाके में मौजूद हैं जिस पर नज़र पूरी दुनिया की है, न सिर्फ हिंदुस्तान की। हम इस वक्त लेबनान की राजधानी बैरूत में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप कमोबेश पूरा लेबनान देख सकते हैं, बैरूत देख सकते हैं। बैरूत के बारे में कुछ बहुत डिटेल जानकारी मैं आपको दूं, उससे पहले मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझा देना चाहती हूं और उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि इजरायली हमले से लेकर हिजबुल्लाह के नए कमांडर की तलाश से लेकर यहाँ आम आदमी की ज़िंदगी, उसकी उम्मीदें, उसकी चाहत तक हर एक डिटेल जो आंखों देखी है, वादा है न्यूज़ 18 इंडिया आपको वही बताएगा, वही कहेगा भी। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ पीछे की इन तस्वीरों को बयां करके। ये जो पीछे आप झिलमिल करती छोटी छोटी लाइटें देख रहे हैं, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके पर आपको खूब सारे मकान जो हैं वो नज़र आएंगे और कहते हैं कि वैसे तो इस वक्त मिक्स आबादी रहती है, लेकिन इन पहाड़ों पर ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। इस पूरे इलाके को यानी पहाड़ी इलाके को जबल लेबनान कहते हैं। जबल का मतलब पहाड़ होता है। जबल लेबनान इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके नीचे बसता है बैरूत का दूसरा इलाका। अब मैं दो भागों में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इस साइड पर जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर शांति है। अगर आप इस इलाके में किसी गली में घुस जाएंगे तो यहाँ आपको डिस्को, क्लब, थिएटर, रेस्टोरेंट, जहाँ आप चाहें, जिस तरीके से आप चाहें वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये वो इलाका है और इस इलाके को सिनलफिल कहते हैं। सिनलफिल, सिन मतलब दांत, अल्फिल का मतलब है हाथी, हाथी का दांत। सुबह जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो पूरा इलाका सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है, इसीलिए इसे एलिफेंट टीथ कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियन आबादी रहती है, 90 से 95%। रात का अंधेरा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ों को समझा सकूँ और बता सकूँ। अब धीरे धीरे कैमरा जो आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है उस इलाके की तरफ जो इस वक्त थोड़ा सा और एकदम जो बिल्कुल नज़दीक में आप देख रहे हैं उस तरफ मत जाइए। मैं ज़रा इशारा करती हूँ और कैमरा पर्सन को, वो छोटी छोटी बत्तियाँ जो आपको नज़र आ रही है उसके नीचे एकदम डार्क इलाका होगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम तो अपनी नंगी आंखों से वहाँ उठता हुआ धुआं देख सकते हैं, वहाँ बिजली आपको नहीं दिख रही होगी। एक फटाफट से जूम करके अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो दिखाइए कि यहाँ देखिए बत्तियाँ आपको दिखाई दे रही है, झिलमिल करती हुई पूरी पहाड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन उस तरफ आप जब जाएंगे तो वहाँ पूरा इलाका डार्क है। क्या हम दिखा पा रहे हैं वो डार्क इलाका? हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल डार्क इलाका जो आपको नज़र आ रहा है, यहीं पर हो रहे हैं इजराइल से लगातार अटैक। और हमें ये जानकारी मिली है कि अब से कुछ ही देर में वो बमबारी की आवाज़ें आपको आना शुरू हो जाएगी। दिन के वक्त ये हमले बहुत कम होते हैं और इतने प्रिसाइज होते हैं कि जिस भी बिल्डिंग पर निशाना साधना होता है, जैसे वापस मैं कहूँगी ज़रा इस डार्क एरिया में आइए। इस इलाके को कहते हैं अल हदस। यहाँ पर वैसे तो मिक्स आबादी रहती है, मतलब क्रिश्चियन भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं और बिल्कुल इससे लगता हुआ दाहिया इलाका है। दाहिया, यहाँ पर भी ज़्यादातर हिजबुल समर्थक जो हैं पॉपुलेशन रहती है और यही वो इलाका है जो पूरा टारगेट किया जा रहा है। अब एकदम अगर आप एक्सट्रीम उस तरफ जाएंगे, मैं जहाँ की तरफ इशारा कर रही हूँ, चूँकि अब अंधेरा हो चुका है, आपको नज़र नहीं आएगा होराइज़न की तरफ, तो वहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। ये देखिए, यहाँ की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ इस इलाके में आपको मेडिटेरेनियन सी जो है वो दिखाई देगा। हमें यहाँ से बाकायदा दिखाई देता है। और जिस इलाके में अभी हम खड़े हुए हैं ये क्रिश्चियन बहुल इलाका है। नीचे आप देखिए, आपको गाड़ियाँ आती जाती हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि आज जो है वो सैटरडे है तो कम गाड़ियाँ हैं, दफ्तर बंद हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चलती फिरती ज़िंदगी आपको दिखाई दे रही है। गाड़ियाँ आती जाती दिख रही है, लोग अपने काम से
से बाहर निकल रहे हैं। लोग यहाँ पर हमें खाते पीते भी नज़र आए हैं, कॉफ़ी पीते हुए नज़र आए हैं। जो छोटे छोटे जिसे कहते हैं ना स्ट्रीट्स पर आउटलेट बने हुए होते हैं, उन तमाम आउटलेट्स में लोग अपने परिवार के साथ बाहर निकल रहे थे, ये हमने देखा। तो जब हम बैरूत में आए तब जैसे कहते हैं ना कि आपको अचानक बम धमाके सुनाई देने लगेंगे और आपको लगेगा कि कहाँ जाकर कैसे छिपना है। बैरूत में वो इलाके दोनों बहुत अलहदा है। एक इलाका जहाँ चलती फिरती ज़िंदगी है और यहीं से कुछ किलोमीटर दूर अगर आप वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो में जाएंगे, जो कि हम जाएंगे और आपको वहाँ की तस्वीरें बताएंगे, क्योंकि आज हम लैंड किए हैं यहाँ पर, इसीलिए आपको हल्का फुल्का उस इलाके के बारे में, इस इलाके के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। ज़िंदगी चल फिर रही है, शोर शराबा भी आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी एक खामोशी है। और वो खामोशी इस बात को लेकर है कि कब कहाँ किस तरीके से अटैक हो जाए कोई नहीं जानता है। नसरल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने एक नए कमांडर का नाम लिया। उस नए कमांडर की डेथ के बाद, उसके असैसिनेशन के बाद एक बार फिर से अब ये चर्चाएं आम हो गई है कि अगला कौन, क्योंकि अभी इजराइल की हिट लिस्ट पर टॉप कमांडर है। ऐसे में इस वक्त यहाँ जो टेंशन सुनाई दे रहा है और जो अनसुना है वो यही है, आगे अब और कितना खतरनाक होने वाला है। अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2024, एक साल का फासला मगर टेंशन जस की तस। इजराइल ने बीते एक साल में हमास से जंग शुरू की। युद्ध में हमास के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके कूदे, फिर हूती फाइटर हमास के लिए युद्ध में आए। एक साल से जारी युद्ध में अब ईरान भी उतर आया है, जिसके बाद युद्ध उसी मोड़ पर आ गया जहां नहीं आना था। इजराइल को ईरान सीधे युद्ध की जगह अपने लड़ाकों से परेशान किए हुए था, लेकिन अब दो देश की सेनाएं भिड़ने जा रही हैं। इजराइल ईरान के युद्ध में कौन कौन और होगा, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। यमन में दिखा तेहरान की तबाही का ट्रेलर। सुपर पावर ने 15 घंटे तक बरसाया बारूद। नेतन्याहू को परमिशन, ईरान में घुसकर मारो। यूएस सेंट्रल कमांड का यह मैसेज ईरान में हड़कंप मचा रहा है। इस ऐलान से सुपर पावर अमेरिका खाड़ी युद्ध में धमाकेदार अंदाज में उतरा है। अमेरिका ने ईरान के पालतू लड़ाके हूथियों के होश उड़ा दिए हैं। बेरूत लेबनान, सना यमन, दो वॉर जोन, एक जैसा बारूदी कोहराम। एक जगह इजराइल मार रहा है, दूसरी जगह अमेरिका और ब्रिटेन ने तहलका मचा रखा है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं। यमन में हूथी लड़ाकों का कब्रिस्तान तैयार हो गया है। बड़ी बेरहमी से ईरान के सपोर्टर दोनों फाइटर ग्रुप कुचले जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरह हूथी विद्रोहियों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे सभी खाड़ी मुल्क दहल उठे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जेटों ने यमन में हूथी फाइटर्स के 15 अड्डे बर्बाद कर डाले हैं। अमेरिका के तूफानी हमले में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हूथी विद्रोहियों के बारूदी गोदाम, हाईटेक कमांड सेंटर और नेवल वेपन्स को जॉइंट स्ट्राइक में उड़ा दिया गया है। अमेरिका के जंगी जेट और वॉरशिप ने हूथी विद्रोहियों के होदेइदा में 2 हवाई अड्डे 7 राउंड में बम और मिसाइल से हमला किया। काथिब आर्मी बेस 4 राउंड में बमबारी की गई। यमन की राजधानी सना के सयान इलाके में 2 हमले धमार इलाके में किया गया। हूथी मीडिया की ओर से सना के दक्षिण पूर्व में बायदा सूबे में 3 हवाई हमलों की भी जानकारी दी गई। जब हूथी पर अमेरिका और ब्रिटेन बारूद बरसा रहे थे,
उसी वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इजराइल को हिजबुल्लाह और ईरान पर पलटवार की फुल मंजूरी भी दे डाली। बाइडन ने बस इतना एहतियात बरतने के लिए कहा है कि इजराइल नागरिकों की जान का ख्याल रखे। Israelis have every right to respond to the vicious attacks on them, not just from the Iranians, but from everyone from Hezbollah to Houthis to anyway. And but the fact is that they have to be very much more careful about dealing with civilian casualties. अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों से एक झटके में सारा हिसाब बराबर करने का दम भरा है, मगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर सारा फसाद खत्म करे। ट्रंप ने यह भी वार्निंग दी है कि ईरान के एटमी अड्डे अगर नहीं दहलाए गए तो आने वाले दिनों में अमेरिका भी खतरे में होगा। Hit the nuclear first and worry about the rest later, and that's what they should. That's what if they're going to do it. प्रेसिडेंट जो बाइडन फिलहाल एटमी साइट पर अटैक से अलग तरीके आजमाने का प्लान बना रहे हैं। उधर इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के जड़ तक नहीं पहुंच सका है, जबकि इजराइल के दुश्मन इराक में भी सर उठाने लगे हैं। लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्सेस पर इराक से उड़े ड्रोन ने जोरदार हमला किया है। इराक से उड़े ड्रोन हमले में 2 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं। गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन के ये सैनिक 3 अक्टूबर को इराक से आए ड्रोन हमले में मारे गए थे। शुक्रवार को यह पुष्टि हुई कि दोनों की मौत मिलिशिया फाइटर्स के ड्रोन से हुई है। इस तस्दीक के बाद नेतन्याहू आर्मी ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर भयानक हमला शुरू किया है। उत्तरी लेबनान के बेदावी कैंप पर ड्रोन हमले में हमास का एक कमांडर भी मारा गया है। बेरूत पर इजराइल की बमबारी जारी है। काले धुएं के गुबार बेरूत के आसमान को ढके हुए हैं। बारूद की मार क्या होती है, ये बेरूत की बर्बाद बस्तियां बता रही हैं। जलती इमारतें, काला धुआं, धुएं के गुबार को चीरकर उड़ते विमान, लेबनान का यही दृश्य है। मिसाइल धमाके हैं, बमों की बौछार है। इस वॉर जोन के बेहद करीब जो त्रासदी दिखती है वो कलेजा कपाने वाली है, मगर इस युद्ध का अब कोई और छोर नहीं है। हर गुजरते दिन इसका विस्तार तय है। हर गुजरते दिन नए मुल्क में हाहाकार भी तय है। इजराइल के तूफानी हमले से लेबनान में भगदड़ शुरू हो गई है। लेबनान से जान बचाकर दूसरे मुल्क भागने वालों की गिनती लाखों में पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजराइल के ताजा हमले के बाद लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग सीरिया चले गए हैं। सीरियाई रेड क्रिसेंट और उनकी एजेंसी बॉर्डर पर घुसपैठ कर आए लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद कोहराम मचा है। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इजराइल पर पलटवार का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक युद्ध में आईडीएफ भारी पड़ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है कि लड़ाकों ने एंटी आर्मर मिसाइल से इजराइल के मरकवा टैंक को तहस नहस कर डाला है। हिजबुल्लाह ने 7 फ्रंट पर जोरदार हमले कर ग्राउंड बैटल में नेतन्याहू आर्मी को पीटने की हुंकार भरी है, जबकि इजराइल आर्मी लेबनान में 50 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह हाइफा में आईडीएफ के रमत डेविड सैन्य बेस को फादी 1 रॉकेट से दहला रहे हैं। वॉर जोन में जोरदार टक्कर दे रहे हिजबुल्लाह फाइटर कितने दिन तक जंग का जज्बा कायम रख पाएंगे ये कहना मुश्किल है। इसकी वजह लड़ाका ग्रुप की लीडरशिप है, जिसका टोटल सफाया इजराइल कर चुका है। हसन नसरल्लाह और हाशिम सफादीन की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ कौन होगा इसका ऐलान अब तक नहीं हुआ। जिनके नाम रेस में हैं, उनमें सबसे आगे नईम कासिम बताए जा रहे हैं। नईम कासिम लेबनान के अमल आंदोलन के लीडर रहे हैं। फिलहाल नईम कासिम हिजबुल्लाह के उप महासचिव हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग के सभी कमांडरों बंकर और सुरंग में डेरा जमाए हैं। इन सीक्रेट लोकेशन पर भी इजरायली जंगी जेट से बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह के टनल ट्रैप को तहस नहस कर इजराइल हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क तबाह करने के मिशन में जुटा है। आईडीएफ का ऑपरेशन लेबनान के उन रूरल इलाकों पर है जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। We are focusing in the area of those villages, an area next to a border, and we will do in this area what is necessary to dismantle and demolish Hezbollah's infrastructure that were ready
for years to do a 7th of October style, conquer the Galilee plain. Any other sovereign country will do the same. हिजबुल्लाह और हमास का इलाज इजराइल ऐसे ही करता रहेगा, लेकिन 7 अक्टूबर को तेहरान पर अटैक का पहला ट्रिगर दब सकता है। 1 साल पहले जिस तारीख को इजराइल में खूनी कोहराम हुआ, 1 साल बाद आई उसी तारीख पर इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को दहला कर ले आ सकता है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2024 ईरान इजराइल युद्ध का ट्रिगर दब सकता है। ये दावा जर्मनी की उस एजेंसी BFV के हवाले से किया गया है, जिसे अमेरिका की FBI की तरह माना जाता है। BFV के चीफ थॉमस हॉल्डेनवांग का मानना है कि खाड़ी में शुरू होने जा रहे इस टकराव की आंच जर्मनी तक भी पहुंचेगी। 7 अक्टूबर को ही हमास ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया। उसी रोज हमास ने इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया, जिन्हें छुड़ाने के लिए और हमास की धरती को मिटाने के लिए इजराइल ने युद्ध छेड़ा। एक बार फिर वही तारीख आ गई है। इजराइल इसी तारीख से इस पूरे घमासान के मास्टरमाइंड से हिसाब चुकाने का प्लान बना रहा है। जाहिर है तेहरान और तेल अवीव में जब बारूद बरसना शुरू होगा तो ये युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कई चीज़ें जब आप 7 समंदर पार से देख रहे होते हैं, दूर से देख रहे होते हैं, ग्राउंड जीरो से दूर रहते हुए देख रहे होते हैं, तो उसको देखने का तरीका अलग होता है। और जब आप ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं तो उसे देखने का तरीका आपका एकदम बदल जाता है, क्योंकि यहाँ आप 360 डिग्री एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं, एक एक बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ बेरूत में खड़े होकर आपको एक बात मैं बता सकती हूँ कि टेंशन बहुत गजब का है। आवाज़ मान लीजिए तेज़ रफ्तार से जाती हुई किसी बाइक की आती है तो नज़रें ऊपर जाती है। कभी लगता है ड्रोन है, कभी लगता है कोई मिसाइल है, कभी कोई सायरन की आवाज़ आती है। मान लीजिए कोई एम्बुलेंस किसी पेशेंट को ले जा रही है अस्पताल, तो ऐसा लगता है जैसे सच में कुछ इमरजेंसी की बात हो गई है। और साथ में यहाँ मौजूद हर एक लेबनानी के दिमाग में अब ये चीज़ घर कर गई है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि वो 3 चीज़ों के बीच में फंसी हुई अभी नज़र आ रही है। एक तरफ शिकायत है कि सरकार कुछ खास कर नहीं रही है, दूसरी तरफ शिकायत है हिजबुल्लाह से, तीसरी तरफ शिकायत है एक तीसरी एंटिटी से जिसका नाम इजराइल है, जो लगातार अटैक पर अटैक किया जा रहा है। वो सदर्न इलाके में अटैक कर रहा है। मैप के ज़रिए अब से कुछ ही देर में हम आपको वो भी बताने वाले हैं। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर वो समंदर है, मेडिटेरेनियन सी है, लगता हुआ बेरूत है। और यहीं पर नज़र न सिर्फ इजराइल की है, ईरान की भी है, और ईरान का साथ देता हुआ रशिया नज़र आ रहा है। इन दोनों की यारी बहुत पुरानी है। ये दोस्ती सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद से शुरू हुई है, जो आज तक चल रही है। तो मदद क्या करेगा रशिया ईरान को, ये भी तो समझिए।